मैं तो बोलूंगा वे। Extradition is an essential mechanism in international law that facilitate cooperation between state in the fight against crime। यानी कि जब आपको किसी क्राइम के अगेंस्ट लड़ना होता है, जो एक्स्ट्राडिशन होता है वो बहुत ही असेंशियल हो जाता है आपके लिए। असेंशियल मैकेनिज्म होता है इंटरनेशनल लॉ में, जिससे कि मतलब क्या है, सीधी सी बात है, एक देश ये है, एक देश ये है, इनके यहाँ पे भी एक ऑफेंस को माना जाता है और इनके यहाँ पे भी एक ऑफेंस को माना जाता है। तो इनका ये कहना है कि देखो, हमारे यहाँ से अगर कोई आदमी ये अपराध करके भागेगा जो तुम्हारे यहाँ पे भी अपराध माना जाता है, तो अगर ये तुम्हारे यहाँ पे आए तो इसको पकड़ने में हमारी मदद करना। समझ गए? तो यही इसमें बोला है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है इंटरनेशनल लॉ के अंदर जिसमें दो देशों के बीच में बिटवीन द स्टेट्स एक कोऑपरेशन बिठाता है एक क्राइम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। यानी कि दो देश मिलकर जब किसी अपराध के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं तो उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बिठाता है एक्स्ट्राडिशन। यानी एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं उसको, जिसमें दोनों को मिलकर क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे कोई अगर अपराध करके तुम्हारे यहाँ आएगा तो तुम उसको हमारी पकड़ने में मदद करना, और हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई अपराध करके आएगा तो हम उसको मदद करेंगे पकड़ने में। बस ये कि कौन कौन से अपराध की बात होगी, कौन कौन चीज़ों की बात होगी, वो ट्रीटी में डिस्कस कर लेंगे कि अपन को कौन सी ट्रीटी की बात करना है, कौन सी ट्रीटी की बात नहीं करना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उसके बाद इसमें बोला है, इट इन्वॉल्व द लीगल प्रोसेस थ्रू विच द वन स्टेट सरेंडर एन इंडिविजुअल टू द अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट जुडिक्शन। इसमें बोला है देखो, इसमें एक लीगल प्रोसेस रहेगी। उस लीगल प्रोसेस से क्या होगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट को एक इंडिविजुअल को सरेंडर करेगी। यानी कि एक स्टेट क्या करेगी, अपने यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है उसको सरेंडर करेगी दूसरे स्टेट को। क्यों? फॉर द प्रोसिक्यूशन, उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए, और पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट्स। यानी कि उस क्राइम के लिए जो कि उस स्टेट पे किया गया है, जो आदमी को रिक्वेस्ट कर रही है, मांग रही है, मंगा रही है, उस देश में उसको पनिशमेंट मिल सके, उसका प्रोसिक्यूशन हो सके, इसलिए क्या करेगा वो देश दूसरे देश को उस आदमी को सौंप देगा, सरेंडर कर देगा। ये एक लीगल प्रोसेस है एक्स्ट्राडिशन की। विद द राइज इन द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स सच एज टेररिज्म। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर क्राइम किसे होते हैं, जब दो देशों के आपस में होते हैं, जैसे कि टेररिज्म, दूसरे देश से अपने यहाँ पे टेररिस्ट आ गए। साइबर क्राइम हो गया, कोई देश में बैठा बैठा किसी आदमी ने अपने देश में बैठे बैठे कुछ कांड कर दिए ऑनलाइन। ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, यानी कि जो वो गैंग बना बना के काम करते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन हैज बिकम अ क्रूशियल एलिमेंट इन द मेंटेनिंग ग्लोबल जस्टिस एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। समझ गए? कितना इजी है, बहुत इजी है सर। ये 18 वोल्ट से बताना, ये सेकेंड रिक्वेस्टिंग स्टेट तक। ये वाला। हाँ। अरे ये तो सिंपल था। इसमें तो ये था कि एक देश, ये जो अपन ने यहाँ पढ़ा था कि एक देश जब किसी देश से बोलेगा कि भैया हमारे यहाँ का आदमी तुम्हारे यहाँ भाग के आया है तो तुम्हें क्या करना है, वन स्टेट सरेंडर टू इंडिविजुअल अनदर, ये क्या करेगा, एक इंडिविजुअल को उसको सरेंडर कर देगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, दो देशों के बीच में ट्रीटी हो रखी है, ये देश है और एक ये देश है। अब इस देश में एक आदमी आया हुआ है अपराध करके, इस देश ने बोला कि तुम्हारे यहाँ पे जो आदमी आया है वो हमारे यहाँ पे अपराध करके भागा है, इसको हमें सरेंडर कर दो। तो ये देश इस देश को क्या करेगा, यानी कि वन स्टेट अनदर स्टेट को क्या करेगा, उस इंडिविजुअल व्यक्ति को सरेंडर कर देगा। क्यों कर देगा? ताकि वहाँ पे उसका प्रोसिक्यूशन हो सके, उसका केस लड़ा जा सके और उसको पनिशमेंट मिल सके। कहाँ पे मिल सके? जहाँ पर उस व्यक्ति ने एक्ट कमिट किया है। कौन से स्टेट पे? जिस स्टेट में उसकी जुरिडिक्शन बनती है वहां पर। समझ गए? आया मीनिंग पे। एक्स्ट्राडिशन रिफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस। एक्स्ट्राडिशन क्या है? एक फॉर्मल प्रोसेस है, सेम वही बात है, बाय विच अ पर्सन फाउंड इन वन कंट्री इज सरेंडर टू द अनदर कंट्री फॉर द ट्रायल और पनिशमेंट। यानी कि एक व्यक्ति जब एक देश में मिलता है उसको सरेंडर कर दिया जाता है दूसरे देश में, ताकि उसका ट्रायल हो सके और उसको पनिशमेंट मिल सके। दिस प्रोसेस इज टिपिकली गवर्न बाय द बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज। यानी कि ये आप कैसे कर सकते हो, दो देश आपस में मिलकर ट्रीटी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे देश, दो से ज़्यादा देश मिलकर आपस में ट्रीटी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई पकड़ाएगा तो तुम भेज देना, हमारे यहाँ कोई पकड़ाएगा तो हम तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। Although it can also be based on the principle of international committee and reciprocity in the absence of the treaty।
यानी कि क्या हो सकता है कि अगर आपको ट्रीटी नहीं करना है, अगर मान लो आप दो देशों के बीच में ट्रीटी नहीं है, तो जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जो प्रिंसिपल है फॉर कमिटी एंड रेसिप्रोसिटी, कमिटी एंड रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि मान लो एक देश है, उसका एक कोर्ट है, वो क्या करेगा, दूसरे देश के किसी आदमी को पकड़कर उसका ट्रायल कर देगा, ठीक है, और ट्रायल करके उसको जो भी सजा सुनानी सजा सुना देगा और सामने वाले देश को बोल देगा कि हमने इसको ये सजा सुनाई है, तुम या तो इसको तुम्हारे यहाँ बुला लो या हम उसको हमारे यहाँ निपटा देंगे। Extradition applied to both fugitive who have fled justice and those who have been convicted and escaped punishment. Extradition किन लोगों पर अप्लाई होती है? फ्यूगिटिव पे भी अप्लाई होती है जो कि भाग चुके हैं, यानी कि ऐसे लोगों पर जो कि अपराध करके भाग जाते हैं उन पे भी अप्लाई होती है। दूसरा उन पे भी अप्लाई होती है who have been convicted and escaped punishment, यानी कि जिनको सजा तो हो गई है लेकिन उन्होंने क्या करा है, पनिशमेंट से भाग गए, जेल से भाग गए, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। समझ गए? ये फुजिटिव्स मतलब? फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो फ्लेड, जो अपराध करके भाग जाते हैं। इसका एक और मीनिंग अपन होता है, दो मिनट। क्या पूछे थे, फ्यूजिटिव पूछ रहा था ना, फ्यूजिटिव मीनिंग देख के बता देता हूँ यार, फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो व्यक्ति भागता है किसी से भाग के, यानी कि पुलिस से भाग के, न्याय से भाग के जो व्यक्ति भागता है उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव पर्सन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में क्या बोला है, several legal definitions have been provided for the extradition, and extradition के लिए बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है जिनमें से एक ये है, extradition is a process by which one sovereign state upon the request of the another surrender a person accused or convicted of the crime committed in the requesting state jurisdiction to face trial or punishment। यानी कि एक्स्ट्राडिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सोवरेन स्टेट, एक देश दूसरे देश की रिक्वेस्ट करने पर एक व्यक्ति को उनको सरेंडर कर देती है जो कि क्या है, या तो एक्यूज्ड है, अपराधी है, या फिर दोषित कन्विक्टेड पर्सन है किसी क्राइम का, ठीक है, और उसने क्या करा है, जो क्राइम किया है वो उस देश के क्षेत्राधिकार में किया था जो देश उसको मांग रहा है, द रिक्वेस्टिंग स्टेट। काय के लिए करता है, टू फेस ट्रायल एंड पनिशमेंट, ताकि उसकी अच्छी ट्रायल हो सके, उसको पनिशमेंट मिल सके, इसलिए उसको सरेंडर किया जाता है दूसरे देश में। अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम के हिसाब से क्या है, एक्स्ट्राडिशन इज डिलीवरी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि एक्यूज्ड पर्सन की जो अपन डिलीवरी कर देते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। या फिर जो कन्विक्टेड पर्सन होता है इंडिविजुअल, उसकी अगर डिलीवरी कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, लेकिन कब, जब उसकी डिलीवरी एक देश से इसको है दूसरे देश को है, ऑन हुज टेरिटरी ही हैपेंस टू बी, यानी कि जिस देश में वो व्यक्ति रहता है उस देश से उसे दूसरे देश में भेजा जाता है जहाँ पर उसका अरेस्ट टू हैव बीन कमिटेड, यानी कि जहाँ पर उसने कोई क्राइम या तो कमिट किया है या फिर उसको कन्विक्ट किया गया था और वो भाग गया है, तो उस व्यक्ति को डिलीवरी करना, यानी कि एक्यूज्ड पर्सन को एक देश से दूसरे देश में डिलीवरी करना। क्यों करना, क्योंकि जिस देश में वो मिला है और दूसरे देश में उसको भेजना है, क्योंकि दूसरे देश में वो या तो अपराध करके आया है या सर फिर मेरे को अपराध ये करने के हुज बाद टेरिटरी भाग से के नहीं आया। आया, क्या हुज टेरिटरी ही हैपेंस टू बी, जहाँ पे वो मिला है। हैपन टू बी का मतलब मिलना। हैपेंस टू बी का मतलब होता है होना, जब मतलब व्हाट हैपन, क्या हुआ, हैपेंस टू बी का मतलब होना। हैपन टू तो ऐसे वर्ड बाय वर्ड जॉइंट हुए, एक शब्द बाय शब्द समझते हो क्या, ऐसे मत समझा करो, ऐसे तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे, पूरा सेंटेंस समझा करो, एक सेंटेंस।
सेंटेंस समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, शब्द व शब्द समझते तो लेट समझ में आता है। कोई बात नहीं, इंग्लिश की क्लास लगवा लो तुम अब। पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो इसने बोला है इंश्योरिंग जस्टिस, न्याय देना। एक्स्ट्राडिशन हेल्प प्रिवेंट क्रिमिनल फ्रॉम एस्केपिंग जस्टिस बाय फ्लीइंग टू अनदर कंट्री। इट इंश्योर दैट द ऑफेंडर आर हेल्ड अकाउंटेबल इन द जुरिडिक्शन वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। इसमें बोला गया है कि जो एक्स्ट्राडिशन है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किनको, क्रिमिनल को, किस चीज से, फ्रॉम एस्केपिंग जस्टिस, न्याय से। जो भागते हैं, जो लोग, जो क्रिमिनल्स न्याय से भागते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। काई से प्रिवेंट करता है, बाय फ्लीइंग टू अनदर कंट्री, यानी कि दूसरे देश में भागने से रोकता है। कौन, एक्स्ट्राडिशन। इट इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि ऑफेंडर, जो भी अपराधी लोग हैं, वो अकाउंटेबल हैं जिस क्राइम के लिए उन्होंने सजा, जो क्राइम उन्होंने करा है जिस देश के अंदर, उसके अंदर उनको क्या करना है, अकाउंटेबल करना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी देनी, उनको सजा देनी, बस इसे इंश्योर करता है। प्रिवेंटिंग सेफ होम, इसका मतलब इट डिस्करेज स्टेट फ्रॉम बिकमिंग सेफ हेवन फॉर द क्रिमिनल। विदाउट एक्स्ट्राडिशन फ्यूगिटिव कुड इजीली अवॉइड प्रोसिक्यूशन सिंपली बाय क्रॉसिंग बॉर्डर्स। ये बोल रहा है कि देखो, जो स्टेट होते हैं, जो देश होते हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति, कोई क्रिमिनल भाग के आता है और वो एक्स्ट्राडिशन नहीं करते, एक्स्ट्राडिशन मतलब उसको उस देश में वापस नहीं भेजते जहाँ पे वो अपराध करके आया, तो वो क्या बन जाएंगे, सेफ हेवन, यानी कि एक सुरक्षित स्वर्ग की तरह बन जाएगा वो देश। इनके लिए, अपराधियों के लिए, यानी कि अपराधी बार बार फिर अपराध करके उस देश में भाग के आएगा और वहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो देश एक्स्ट्राडिशन नहीं करता है तो एक्स्ट्राडिशन एक्चुअली क्या है, डिस्करेज करता है, यानी कि डिमोटिवेट करता है हर उस देश को, जिससे कि वो कभी भी अपराधियों के लिए स्वर्ग ना बन जाए। विदाउट एक्स्ट्राडिशन, बिना एक्स्ट्राडिशन के क्या होगा, जो फिगेटिव है, फिगेटिव मतलब जो भागने वाले लोग हैं, अपराध करके जो भागते हैं, वो इजीली क्या कर देंगे, प्रोसिक्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। उनको क्या करना है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करनी है, यानी कि एक बार उन्होंने अगर बॉर्डर क्रॉस कर ली तो फिर उनको कोई पुलिस, ना कोई न्याय, कोर्ट, कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो दूसरे देश में चले जाएंगे। तो अगर एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा तो इस तरीके से हर आदमी फिर भाग भाग के सुरक्षित रहेगा, मस्त चिल। फिर आता है प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या है, देखो, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये है कि एक्स्ट्राडिशन क्या करता है, प्रमोट करता है कोऑपरेशन अमंग द नेशंस इन ए क्रिमिनल मैटर, यानी कि अगर मान लो कोई क्रिमिनल मैटर है दो देशों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसा कोऑपरेशन होना चाहिए कि भैया, अगर मान लो हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम हमारी मदद करना, हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल तुम्हारे आएगा, तुम मदद कर देना, बस। इट रिफ्लेक्ट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे को क्या मिलेगा, लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा एक देश के दूसरे देश के द्वारा, और उन दोनों देश के बीच में क्या है, एक ट्रस्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एक दूसरे में ट्रस्ट हो जाएगा और लीगल असिस्टेंट मिल जाएगा, जिससे कि उनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्रिमिनल को पकड़ने में। डिटरेंस, डिटरेंस यहाँ पे काम आता है। नोइंग दैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स वोंट ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कैन डिटर can deter a potential criminal from committing crime, specifically transnational ones, यानी कि अगर मान लो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है और अगर वो किसी भी एक अपराधी को प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो उससे क्या होगा, वो जो अपराधी हैं, जो पापी लोग हैं, उनको डिटर किया जा सकता है, यानी कि उनको रोका जा सकता है किस चीज़ से, दोबारा क्राइम करने से, और दोबारा कोई ट्रांजिशनल क्राइम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह होने वाले क्राइम जो होते हैं उनको करने से रोका जा सकता है अगर उनको अपन प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो। इसका मतलब एक्स्ट्राडिशन का यूज़ करो, किसी भी अपराधी को सुरक्षा मत दो। अगर ऐसा करोगे, सुरक्षा उनको दोगे, तो फिर वो बार बार क्राइम करेंगे, बार बार भग के आएंगे। ये वाला बोलता है प्रोटेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर। It aids in maintaining public order and international security by enabling swift removal of the dangerous individual from the society. यहाँ पर क्या बोला है, इट प्रोटेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्ट करना है। इट एड्स इन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करता है कौन, एक्स्ट्राडिशन। कैसे, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। कैसे करता है, बाय इनेबलिंग स्विफ्ट रिमूवल ऑफ द डेंजरस इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने देश से
जो डेंजरस इंडिविजुअल है, जो खतरनाक लोग हैं, उनको तुरंत स्विफ्ट रिमूवल, तुरंत वहां से फटाफट वहां से भगाना। और ऐसा अगर वो कर देता है, भगा देता है किसी भी डेंजरस इंडिविजुअल को अपने समाज से, अपने देश से, तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को में मदद करता है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद सर करता है। एड्स मतलब क्या एड्स क्या इसके लाइन में इट एड्स इन मेंटेनिंग। तुम्हें एड्स का मतलब नहीं पता? नहीं। क्या बात कर रहे हो, तुम तो खतरनाक हो। तुम्हें इसका मतलब पता है? हाँ, फर्स्ट एड। क्या होता है? वो फर्स्ट एड का डब्बा आता ना, वो वाला। क्या है इसका मतलब? मतलब क्या है ये? किसी को लग जाती है हाँ, तो फिर उसको, मतलब उसके जख्मों को भरने का उसमें दवाइयाँ रहती है, ये सब। है ना। तो हम्म। अगर मान लो किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उसको उसमें दवाइयाँ वगैरह दी जाती है। एक्चुअली फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड किट होती है, किट। ये तो उसमें वो सारी चीजें होती है जिसमें किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या दिया जाए, एड दी जाए, यानी कि सहायता दी जाए। यानी कि सबसे पहले अगर मान लो किसी को चोट लगे, तुरंत तो उसको हॉस्पिटल ले आ नहीं सकते, तो आप क्या करो कि जो पहला उपचार होता है कि उसको क्रीम लगा दो, पट्टी कर दो, डेटॉल से धो दो। ये छोटी छोटी चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में रखो, जिससे कि एक प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सहायता उस आदमी को मिल जाए। तो यहाँ पर भी एड का मतलब होता है सहायता। एक्स्ट्राडिशन मदद करता है, एड्स करता है किस चीज में, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में। इन्फोर्सिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को इन्फोर्स करना। कैसे सेंटेंस को इन्फोर्स करना? इन द केसेस ऑफ द कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, एक्स्ट्राडिशन इंश्योर दैट द इंडिविजुअल सर्व्स देयर सेंटेंस एंड डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय फ्लीइंग अब्रॉड। इसमें बोला है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? भयंकर बादल गरज रहे यार हमारे यहाँ तो। तुम्हारे इधर पानी गिर रहा है क्या? नहीं। हमारा तो बादल गरज रहे और पानी की छींटे आ रहे हैं। चलिए। आप कहाँ पे इन द रहते हो? केस ऑफ, क्या? आप कहाँ पे रहते हो? मैं कहाँ रहता हूँ ऐसा? हम्म। सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी में रहता हूँ मैं। यहाँ पे एक घर है अपना, इंडियन एम्बेसी का है वो। मुझे सीक्रेटली दिया गया है ताकि मैं यहाँ पे सबसे छुप कर रह सकूँ। जैसे कि तुम लोगों को पढ़ाना, लोग कोचिंग में पढ़ाना, ये मेरे मिशन है छोटे छोटे। मुझे दिए गए हैं कि ताकि तुम लोगों की नज़र में ना हो, ताकि ये काम करते रहो और बाकी टाइम पे तुम तुम्हारे मिशन पे ध्यान दो। समझ गए? यहाँ से क्या पीछे बाईपास पास में पड़ता, तो जैसे ही मेरे को अगर मुंबई निकलना होता, दिल्ली निकलना होता, तो मैं तुरंत यहाँ पे गाड़ी आती लेने और बाईपास के बाईपास बाहर। समझ लो। समझ गया। इसलिए तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अच्छा। पता है तुमको ये बात? नहीं। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति अगर कोई नौकरी कर रहा होता है तो वो एज एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या हूँ? हाँ, अच्छा। तुमसे कोई सीरियस बात करो तो तुम पता नहीं हूँ करते रहते। ये सीरियस है। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताई जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सोचो इससे ज्यादा सीरियस बात क्या होगी मेरे जीवन में। तुम्हें भी पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तुम भी हमारे मिशन का हिस्सा हो। अच्छा। मेरा क्या काम है? बस वो तो बताया जाएगा समय आने पर। मकसद नहीं बोलना। कहाँ था यार, क्या पढ़ा रहा था भाई? मैं पढ़ा रहा था तुमको इन्फोर्सिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस इन्फोर्स करना। सेंटेंस का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें सेंटेंस मतलब नहीं पता? पता है, ग्रामर में पढ़ा है। अरे मेरे भाई वाला सेंटेंस नहीं यार। फिर? सेंटेंस मतलब पनिशमेंट। अच्छा। अपन बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई, मतलब सेंटेंस टू डेथ, यानी कि उसको
ऐसी सजा मिली है जिसमें उसको क्या होगा, फांसी होगी। तो सेंटेंस का मतलब होता है एक तरह की सजा को इन्फोर्स कराना। सजा को, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है, तो 10 साल का क्या हुआ है, इम्प्रिजमेंट हुआ है, लेकिन उसको ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस हुआ है। सेंटेंस क्या हुआ है, 10 साल की सजा, 10 साल का कारावास उसको मिला है, तो ये होता है सेंटेंस। इन द केस कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, अगर मान लो कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल से, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसका ट्रायल हुआ और उसको कन्विक्ट कर दिया गया, बोला गया कि जाओ चलो सजा भोगो, लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति भाग गया। तो वो जब व्यक्ति भाग जाता है तो एक्स्ट्राडिशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिस देश में वो भागा है तो वहां से बुलाओ और उसको पनिशमेंट दो। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन इंश्योर दैट द इंडिविजुअल सर्व देयर सेंटेंस एंड डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय फ्लीइंग अब्रॉड, यानी कि उसको दूसरे देश में भागने से रोका जाए और उसकी जो भी पनिशमेंट थी उसको सर्व करवाओ, उससे पनिशमेंट की प्रॉपर कंप्लीट करवाओ, उसकी सेंटेंस और पनिशमेंट्स, उसको भागने मत दो। ठीक है, ठीक है। ये बातें किसी को बताना मत जो तुमको बताई है ना, ये वो सीक्रेट बातें हैं। ऐसी बातें अगर तुम किसी को बता दोगे तो तुम्हारे ऊपर ही खतरा आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारे घर के नीचे झाँक के देखना, कभी 2 लोग खड़े रहेंगे हमेशा। अच्छा। अरे तुम हंस रहे हो। वो एटीएफ के लोग हैं, वो अच्छा। एंटी टेरर फोर्स के लोग हैं, उनको बोल रखा है मैंने कि हर्ष के यहाँ पे ध्यान रखना। तभी तो मैं तुम्हें बार बार कॉलेज जाने से मना करता हूँ, तुम समझते नहीं हो। तुम्हारी सुरक्षा करना है, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारी सुरक्षा करना। अच्छा। तुम हमारे बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हो। चलिए, सेवरल वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, है कि एक्स्ट्राडिशन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ द alleged act is considered a crime in both the requesting and the requested state. The crime must be punishable under the law of the both the jurisdiction. मतलब इन्होंने बोला है कि एक्स्ट्राडिशन तभी ग्रांट किया जा सकता है, तभी जा सकता है जब एलिज्ड एक्ट है, यानी कि जो ऑफेंस है जिसके बारे में बताया जा रहा है और जिसके आधार पर एक देश दूसरे देश से क्रिमिनल को अपने यहाँ पे मांग रहा है, वो ऑफेंस दोनों ही देश में ऑफेंस होना चाहिए। मतलब इस देश में भी उसको ऑफेंस माना जा रहा है और इस देश में भी ऑफेंस माना जा रहा है। क्रिमिनल यहाँ पे आकर छुपा है, जिस ऑफेंस के लिए ये देश बोल रहा है कि भैया ये आदमी हमारे ऐसे अपराध करके भागा, प्लीज इसको पहुंचा दो, तो वो ऑफेंस इसके यहाँ पे भी ऑफेंस होना चाहिए, इस देश में भी अपराध होना चाहिए, तभी एक्स्ट्राडिशन को आप अप्लाई कर सकते हो। तभी आप एक्स्ट्राडिशन के थ्रू एक व्यक्ति को दूसरी जगह से एक जगह भेज सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी क्या कहती है, वंस एक्स्ट्राडिटेड द इंडिविजुअल कैन ओनली बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस फॉर विच एक्स्ट्राडिशन वाज ग्रांटेड एंड नॉट फॉर द अनदर अनरिलेटेड क्राइम्स कमिटेड अर्लियर टू और लेटर। यानी कि एक बार अगर एक्स्ट्राडिशन हुआ है, एक बार अगर एक्स्ट्राडिशन कर दिया है, तो जिस व्यक्ति को एक्स्ट्राडिशन के थ्रू भेजा गया था उसको सिर्फ उसी चीज के लिए ट्रायल होगा, यानी कि उसी चीज के लिए केस सुना जाएगा जिस अपराध के लिए एक्स्ट्राडिशन के थ्रू भेजा गया है, दूसरे कोई अपराध के लिए उसको नहीं सुना जाएगा। ठीक है, वाह यार, इतनी प्यारी पानी की वो मिट्टी की खुशबू आ रही है ना, मजा आ गया मेरे को। नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, पॉलिटिकल ऑफेंडर का एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है, क्यों? मोस्ट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज एक्सक्लूड द सरेंडर ऑफ अ इंडिविजुअल फॉर अ पॉलिटिकल ऑफेंस। द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ पॉलिटिकल ऑफेंस कैन वेरी एंड सम टाइम सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन। देखिए, जब पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं, राजनीतिक अपराध जो होते हैं, जैसे कि मान लो किसी देश की सरकार गिराना, किसी देश की सरकार बना देना, या जो राजनीति संबंधित जो अपराध होते हैं, अगर कोई व्यक्ति वो करके आता है तो बहुत सारे देश, अधिकांश देश जो होते हैं एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी राजनीतिक अपराधों के लिए नहीं करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक अपराध करके आया है तो उसे हम सरेंडर नहीं करेंगे, इस तरह की ट्रीटी होती है दो देशों के बीच में। सीधी सी बात है कि राजनीतिक अपराध जो रहते हैं, पॉलिटिकल ऑफेंस जो रहते हैं, उनको एग्जेम्पशन में रखा जाता है। फिर आता है रूल ऑफ नॉन एक्स्ट्राडिशन फॉर मिलिट्री ऑफेंसेस। मिलिट्री ऑफेंसेस दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम इन अ सिविल क्रिमिनल लॉ डिसर्शन आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्स्ट्राडिशन।
यानी कि अगर मान लो ऐसे कोई से अपराध जिनको सिविलियन क्रिमिनल लॉ में अपराध नहीं माना गया है और वो कोई मिलिट्री व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उनके ऊपर एक्स्ट्राडिशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, जो आर्मी वाले लोग रहते हैं, वो भी कुछ छोटे मोटे अपराध उनकी ड्यूटी के दौरान कर देते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल लॉ में तो साधारण आईपीसी सीआरपीसी का जो कानून होता है उसमें वो अपराध नहीं है। जैसे कि मान लो मिलिट्री की नौकरी छोड़ के भागना, तो मिलिट्री की नौकरी छोड़ के भागना मिलिट्री लॉ में अपराध हो सकता है, लेकिन साधारण कानून में अपराध थोड़ी होता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा अपराध करके भागा है, किसी देश में आके छुप चुका है, तो उसको एक्स्ट्राडिशन के थ्रू दूसरे देश में वापस से नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन अप्लाई नहीं होता है। वो कोई ऐसा अपराध करके नहीं भागा जो कि जनरल लॉ का है, जो सिर्फ मिलिट्री लॉ के अंदर था। नॉन एक्स्ट्राडिशन इफ डेथ पेनल्टी इज इन्वॉल्व, अगर मान लो किसी केस में जिस ऑफेंस के लिए, जिस अपराध के लिए वो व्यक्ति भागा था और उसको एक देश मांग रहा है वापस से कि इसको भेजो, हमें इसको सजा देनी है, और उसकी अपराध की सजा का अगर डेथ पेनल्टी हो सकती है तो वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन नहीं होता। यानी कि मेनी कंट्री रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिट इंडिविजुअल टू द जुडिक्शन वेयर दे हैव फेस द डेथ पेनल्टी अनलेस अश्योरेंस आर गिवन दैट इट विल नॉट बी अप्लाइड। लेकिन अगर मान लो जिस देश में कोई अपराधी रह रहा है उसको पता है कि अगर हमने इसको वापस से इसके देश में भेज दिया, यानी कि उस देश में भेज दिया जहाँ से अपराध करके आया है, तो वहाँ पे इसको फांसी की सजा मिल जाएगी या फिर डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, तो फिर वो देश जहाँ पे अपराधी रह रहा है वो उसको मना कर सकता है कि नहीं यार हम नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे तो तुम उसको मार दो। या फिर एक ऐसी कंडीशन लगा सकते हो एक्स्ट्राडिशन में कि चलो हम उसे भेज तो रहे हैं लेकिन तुम नॉर्मल इम्प्रिजमेंट देना, उसको फांसी की सजा मत देना। अगर ऐसा वादा करते हो तो हम तुम्हें भेज देंगे, क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। नो एक्स्ट्राडिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस, बिना ड्यू प्रोसेस के कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है। देखिए एक्स्ट्राडिशन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रोसेस, लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगी। एक्स्ट्राडिशन मस्ट कंप्लाई विद द ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार पहले है, एक्स्ट्राडिशन बाद में है। एंड इंश्योर द इंडिविजुअल रिसीव्स फेयर ट्रीटमेंट एंड द फेयर ट्रायल इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट, यानी कि जिस देश में उसको भेजा गया है वहाँ पर उसका फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसका फेयर ट्रायल यानी कि बिल्कुल बिना भेदभाव से उसका केस का ट्रायल चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है, मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। और इसी के आधार पर दूसरा देश उसको भेजता है कि भैया तुम उसके साथ सही से ट्रीटमेंट करोगे, सही से उसको पनिशमेंट दोगे, उसका ट्रायल सही से चलाओगे, तभी हम भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। क्योंकि अगर मान लो हमने भेजा और तुमने उसको खूब लात घूसे मारे, रात भर थाने में बिठा के, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। क्यों भाई हर्ष, सही है कि नहीं है? तुम्हें संस्कृत पढ़ना आती है कि नहीं? नहीं। नहीं आती? नहीं। तुम्हें संस्कृत पढ़ना आती है कि नहीं आती है? नहीं। अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं नहीं। सीख लो भाई, सीख लो। क्यों? संस्कृत सीखो तुम, अपने मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉन बिस इन इडम, लेकिन डबल जेओपार्डी, यानी कि एक व्यक्ति को बार बार एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है नॉन बिस इन इडम, अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड फॉर द सेम ऑफेंस may not be extradited again for the same offenses, यानी कि एक बार अगर मान लो किसी व्यक्ति का ट्रायल हो चुका है और उसको या तो कन्विक्ट कर दिया जा चुका है या फिर उसको एक्विट यानी कि छोड़ दिया जा चुका है किसी ऑफेंस के लिए, तो वापस से सेम ऑफेंस के लिए उसको एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाएगा कि जाओ इस आदमी को ले जाओ और वापस से इसका ट्रायल करो और वापस इसको सजा दे दो। क्यों? क्योंकि एक बार इसका ट्रायल यहाँ पर हो चुका है और इसको कन्विक्ट किया जा चुका है, तो फिर वापस से उसको दूसरे देश में भेज के उसी अपराध के लिए वापस ट्रायल और कन्विक्शन या फिर एक्विटल नहीं कराया जा सकता। Extradition plays a vital role in the international legal order by enabling free state to combat crime beyond their borders। देखिए जो एक्स्ट्राडिशन होता है वो क्या है, एक विटल रोल प्ले करता है इन द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर बाय इनेबलिंग स्टेट टू कॉम्बैट क्राइम बियॉन्ड देयर बॉर्डर। यानी कि सीधी सी बात है कि एक्स्ट्राडिशन के थ्रू क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लीगल बॉर्डर होती है, यानी कि दो देशों के बीच की जो बॉर्डर होती है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास और रहने वाले जो स्टेट होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उन दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है, जिससे क्या होते हैं वो क्राइम के खिलाफ कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी कि एक एक्शन ले सकते हैं बियॉन्ड देयर बॉर्डर, यानी कि एक देश अपनी बॉर्डर के बाहर भी किसी दूसरे देश के अंदर क्राइम के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं
बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राडिशन, क्योंकि वो जो बोलेगा वही बात दूसरे देश वाला मानेगा उस अपराध को सही करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए। यानी कि बियॉन्ड बॉर्डर, अपनी बॉर्डर से बाहर जाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, क्राइम के लिए, क्रिमिनल के लिए काम कर सकते हैं। It serves a dual purpose of upholding justice and reinforcing international cooperation. इससे दो पर्पस पूरे होते हैं, दो उद्देश्य पूरे होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक तो न्याय बना रहता है, चाहे मतलब कोई भी देश में आदमी अपराध करके भागा हो, जहाँ भी वो जाएगा उसे पकड़ के सजा दी जाएगी, या सजा दिलाने के लिए उसको वापस से भेजा जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है, मतलब कभी भी अपराधी बच नहीं सकता, और यही चाहता है न्याय भी। दूसरा, री-इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इससे क्या होता है कि दो देशों के बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्राडिशन सच एज ड्यूअल क्रिमिनलिटी एंड स्पेशलिटी इंश्योर फेयरनेस एंड लीगल इंटेग्रिटी इन द प्रोसेस। जो प्रिंसिपल्स हैं एक्स्ट्राडिशन के, जो अपन ने अभी पढ़े, कौन कौन से? ये वाले ड्यूअल, जो पार्टी वाले, ड्यू प्रोसेस वाले, डेथ पेनल्टी वाले। इनसे क्या होता है कि जो एक्स्ट्राडिशन है उसमें फेयरनेस बनी हुई है, लीगल इंटेग्रिटी यानी कि उसका कानूनी जो तो तालमेल होता है वो बना हुआ है उसके प्रोसेस में। हाउएवर, extradition remains a sensitive area involving the balance of the sovereign right, legal obligation and human rights consideration। लेकिन जो एक्स्ट्राडिशन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। मतलब सेंसिटिव एरिया क्यों है कि देखो क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी दो देशों के बीच में इस तरह का ट्रीटी करना कि भैया हमारे यहाँ से कोई अपराध करके आएगा तो तुम उसे पकड़ के हमारे यहाँ भेज देना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि इनमें फिर भी अपन को क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। किन किन चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है? सोवरेन राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशन एंड ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशन। यानी कि देखो आपको सबसे पहले अपने जो देश है उसके सोवरेन राइट के बारे में सोचना है, उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं आपकी कानूनी रूप से जो जिम्मेदारियां उनके बारे में सोचना है, और ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना है। अब सोवरेन राइट के बारे में सोचने का मतलब ये है कि देखो आपके भी अधिकार है, आपकी इच्छा, आप अपराधी को दूसरे देश में भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो, कोई आप पे दबाव नहीं बना सकता कि नहीं भैया कोई आदमी तुम्हारे यहाँ पे आया है, हमारे यहाँ से अपराध करके तो तुम उसको पकड़ के भेजो ही भेजो। कोई जिम्मेदारी नहीं भाई साहब, आपका खुद का राइट है, आपकी इच्छा, आपको भेजना भेजो, नहीं तो मत भेजो। दूसरा बोलता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन बिल्कुल है कि देखो कोई भी देश हो भले, अगर उसको पता है कि हमारे देश में कोई अपराधी आया है तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है, या तो उसको सोसाइटी से दूर रखे या फिर उसको वापस उसी देश में भेजने की मदद करे जहाँ से वो अपराध करके आया है, लेकिन ये कि मतलब लीगल ऑब्लिगेशन आपकी रहेगी, जिम्मेदारी है। तीसरा है कि ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखना है। ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना मतलब जैसा अपन ने पढ़ा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो आपको पता है कि इस व्यक्ति को अगर मैंने वहाँ पे दूसरे देश में भेज दिया उसको पक्का फांसी की सजा हो जाएगी, और आपको पता है आदमी मर जाएगा, तो आप उसकी जान बचाने के लिए यानी कि ह्यूमन राइट्स के कायदे में रहने के लिए आप एक्स्ट्राडिशन करने से मना भी कर सकते हो। फिर बोलता है विद द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द क्राइम, यानी कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक्स्ट्राडिशन कंटिन्यूज टू बी बोथ अ पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स टूल फॉर द इंटरनेशनल लॉ। जिस तरीके से अपराध और ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति बढ़ रही है, उस हिसाब से जो एक्स्ट्राडिशन है वो कंटिन्यू रहेगा और हमेशा पावरफुल बना रहेगा और कॉम्प्लेक्स रहेगा फॉर द इंटरनेशनल लॉ। यानी कॉम्प्लेक्स मतलब जरूरी लेकिन उलझा हुआ टूल बना रहेगा इंटरनेशनल लॉ के लिए, और पावरफुल तो रहेगा ही रहेगा। समझ गए? यस सर। ओके।